एक बार फिर से आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस में स्वागत है। आज है 13 सितंबर 2022, मंगलवार का दिन है। आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज आपके सामने है वो श्योपुर मध्य प्रदेश से है। यहाँ पे एनटीसीए के सचिव एसपी यादव जी हमें बता रहे हैं कि 8 चीताज हैं, उनको हम नामीबिया से लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हमारे यहाँ पे चल रहा है चीताज के रिगार्डिंग। तो उसमें से 5 जो चीताज हैं वो फीमेल चीताज होंगे और 3 चीताज मेल चीताज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको प्लेन से लाया जाएगा जयपुर, एंड देन फिर इनको कूनो पामपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एनटीसीए कब बनाया गया है और ये किस तरीके की बॉडी है, किस तरीके की अथॉरिटी है, क्या एक ये वैधानिक बॉडी है और ये संवैधानिक बॉडी है। सेकंड न्यूज जो हमारे सामने है वो है सिकंदराबाद। ये एक दुख वाली न्यूज है, दुखद खबर है ये। और एक फायर इंसिडेंट हुई है जिसमें लॉस ऑफ द लाइफ्स हुआ है एंड साथ ही साथ में इंजरीज हुई हैं। तो उसके रिगार्डिंग दुख व्यक्त किया है मोदी जी ने भी। और PMNRF फंड से 2 लाख रुपए जो है, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनके संबंधियों को, उनके बच्चों को देने का प्रोविज़न किया है, के लिए कमिट किया है। और 50,000 रुपये जो है इंजर्ड हो गए हैं उनको देने की बात कही है मोदी जी ने। तो आपको PMNRF के रिगार्डिंग जो भी स्टैटिक नॉलेज आपको पता है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो जो हमारे सामने नेक्स्ट न्यूज़ है, तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि जो ज्ञानवापी केस है वो मेंटेनेबल है। ठीक है, तो आपको पता है कि ज्ञानवापी केस अभी फाइल किया हुआ है, पेटिशनर्स हैं उन्होंने। ठीक है, तो उसमें कोर्ट बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा तो बोला नहीं जा रहा है कि इसके अंदर ऐसी डिमांड तो है नहीं कि जो मॉस्क है उसको टेम्पल में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे जो डिमांड है वो तो इतनी है कि हमें वर्शिप के राइट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाए। तो इस वजह से मेंटेनेबल बताया है इस केस को, और इसमें फर्दर आगे सुनवाई होगी। तो इसके रिगार्डिंग जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने हेल किया है रूलिंग को, वेलकम किया है रूलिंग को। और ओवैसी जो हैं, AIMIM के जो चीफ ओवैसी जी हैं, उनको डर है कि ये जो इंसिडेंट है ये सेम इंसिडेंट होती जा रही है कहीं ना कहीं पे बाबरी मस्जिद जैसी, और डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट इसके हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पे कोर्ट ने क्या नोट किया है, कोर्ट ने नोट किया है कि जो हिंदू वुमेन्स जिन्होंने की फाइल की है पिटीशन, उनका जो डिमांड है और तो वो तो एक तरह से मांग कर रहे हैं कि वर्शिप एज ए सिविल राइट, क्योंकि वर्शिप का राइट तो सिविल राइट है और फंडामेंटल राइट है, और एज वेल एज ए कस्टमरी एंड रिलीजियस राइट्स है। तो इस वजह से ये जो केस है वो मेंटेनेबल है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो यही था इस पर्टिकुलर न्यूज़ की रिगार्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है लगातार काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। पिछले 8 मंथ से लगातार जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ब्रिज पिछले 8 मंथ से जो है वो लगातार 6% की जो अपर सर्किट लिमिट होती है उसको ब्रीच कर रहा है ये लगातार। तो आपको पता है कि 4+-2 रखा जाता है हमारे यहाँ पे, इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा जाता है वो RBI के द्वारा। तो अपर जो सर्किट बनता है 6% होता है। पिछले 8 महीने से लगातार ये 6% को ब्रीच कर रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है इकोनॉमिक की साइड की तरफ से। ठीक है, और ये एक ख़राब न्यूज़ भी हम बोल सकते हैं कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होना कंट्री के अंदर इज़ नॉट गुड। तो RBI पूरी कोशिश कर रहा है कंट्रोल करने की, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो लिमिट होती है इन्फ्लेशन की कितनी हमारे यहाँ पे रखी गई है, और अपर सर्किट को लगातार ये ब्रेक कर रहा है। बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे जो कमांडर है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है। इंडिया एंड चाइना डिसंगेज कर रही हैं PP1 फाइट इन गोगरा हॉट स्प्रिंग से। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बात की है। और यहाँ पे जो कमांडर बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर जो अभी है वो काफ़ी हद तक स्टेबल है। द सिचुएशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्टर्न थिएटर हैज़ बीन स्टेबल एंड नो मेजर, और कोई ज़्यादा बड़े चेंज और पैल्पेबल जो शिफ्ट है उसके कोई है ना, मतलब कि चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। नो मेजर चेंजेज और पैल्पेबल शिफ्ट ऑफ स्टैंड, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। हैज़ बीन नोटेड सिंस द स्टैंड ऑफ इन द ईस्टर्न लद्दाख। तो ये सारी बात यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी लोकेशन वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के अंदर। तो लोकेशन जब हम देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हो इसको अच्छे से, काफ़ी बार हमने पहले भी बात की है। ये लाइन ऑफ एक्चुअल, ये तो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और LAC हमारी चाइना के साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते हैं। तो काफ़ी सारी लोकेशन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने इसके रिगार्डिंग पहले भी काफ़ी बार बात की हुई है। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये जो हाईवे है, जो एक सड़क जा रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, ये दरबुक सायोग दौलत बेग ओल्डी जो रोड है वो है ये। तो दौलत बेग ओल्डी रोड है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है ये, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और आगे फिर हम देखते हैं यहाँ पे और हॉट स्प्रिंग्स वगैरह है, पेंगोंग सो लेक है ना, और फिर चुसूल करके जगह है। ठीक है, उसके अलावा डैम चौक करके रीजन है, और चुमार वैली बोल सकते हो आप एक तरह से।
तो ये सारी जो लोकेशंस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, मैप में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं नॉर्थ से साउथ में जमाने के तौर पे। तो वहाँ पे आपको चुमार वैली, डेमचौक रीजन, चुसूल वाला जो इलाका है, पेंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, और कोंकाला एंड दौलत बेग ओल्डी जो रॉड है वो, गलवन वैली वगैरह, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास यहाँ पे नज़र आपको आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की, क्योंकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल जगह ये लगातार रहती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई है। आपको दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रॉड इसके बारे में भी अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो सोलर पावर्ड हाईवेज सून, गडकरी जी बोल रहे हैं कि जल्दी ही हम सोलर पावर्ड हाईवेज लेके आएंगे। तो गवर्नमेंट काम कर रही है इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने के ऊपर, पावर्ड बाई सोलर एनर्जी, ठीक है। डेट विल फैसिलिटेट द चार्जिंग ऑफ हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बसेज, तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला है। अब आगे हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि हमारे यहाँ पर चीता का इंट्रोडक्शन किया जा रहा है और चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग आप कुछ इमेज देख सकते हो। 8 अफ्रीकन चीताज को लाया जा रहा है और जयपुर के अंदर लाया गया है। दे विल बी रिलीज ऑन पीएम्स बर्थडे, तो जो मोदी जी का बर्थडे है उस दिन इसको कुनो पामपुर जो नेशनल पार्क है वहाँ पे रिलीज किया जाएगा इनको। तो 8 जो चीताज हैं उनको, तो 8 चीताज फ्रॉम नामीबिया विल बी पार्ट फ्रॉम द कैपिटल विंड हॉक इन ए चार्टर्ड फ्लाइट, और ये सारी बातें की गई है, जयपुर में लाया गया वगैरह 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 है, क्वारंटाइन किया जाएगा, पहले इनके हेल्थ चेकअप वगैरह किए जाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे होगा उस दिन इनको रिलीज किया जाएगा। कहाँ पे? कुनो पामपुर के अंदर। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इंडिया के अंदर कितनी बिग कैट्स हैं, ओवरऑल बिग कैट्स जो होती हैं वो कितनी है, उनमें से कितनी बिग कैट्स इंडिया के अंदर हैं। कब जो है चीता जो है एक तरह से एक्सटिंक्ट हो गया था, चीता कब इंडिया के अंदर से गायब हो गया था, ठीक है, विलुप्त हो गया था इंडिया के अंदर से, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ में आप बता सकते हो कि चीता का जो आयुष्मान स्टेटस है वो क्या है ना। तो ये सभी पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और चीता को जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लोगों ने इसको अपोज भी किया था, और किस ग्राउंड के ऊपर अपोज किया था, चीता को किस टाइप के फॉरेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, और जब चीता अब आ जाएगा तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। और जब पहले अपोज भी किया गया है तो काफ़ी लोगों द्वारा किस पॉइंट के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर अपोज किया गया है, वो सभी जो चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। अब हम तो यहाँ पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है पेटिशन लिंकिंग पोर्नोग्राफी टू सेक्स क्राइम्स। तो एक पेटिशन थी कि भाई पोर्नोग्राफी को आप सेक्स क्राइम से लिंक कर दीजिए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया उसको, उस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया है। तो एक बेंच जो थी चीफ जस्टिस यू ललित की एंड एस जो रविंद्र भट्ट हैं, तो इन्होंने क्या बोला है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो क्राइम है एक इटसेल्फ अपने आप में। आगे कोर्ट बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू इंडिविजुअल केसेज बाय द पुलिस वुड रिवील वेदर और नॉट व्यूइंग ऑफ पोर्नोग्राफी हैड ट्रिगर्ड द क्राइम, है ना, कि क्या पोर्नोग्राफी देखने की वजह से ट्रिगर्ड हुआ क्राइम या नहीं हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस बताएगी, ठीक है। दैट एस्पेक्ट वुड बी पार्ट ऑफ एविडेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल केस सीकिंग ए judicial declaration from the Supreme Court that porn on the internet had led to child sex crimes would be equal to giving a go ahead to online surveillance। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मना कर दिया है। तो यही यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जो हमने देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है पेटिशन लिंकिंग पोर्नोग्राफी टू सेक्स क्राइम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये थोड़ा इमेज साफ नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया रेजेस द श्रीलंकन तमिल इशू इन यूएन। तो इंडिया ने जो श्रीलंकन के जो तमिल का इशू है उसको रेज किया है यूएन के अंदर, है ना। इट वॉइसेज द कंसर्न ओवर लैक ऑफ द मेजरेबल प्रोग्रेस, इट वॉइसेज द कंसर्न्स ओवर लैक ऑफ द मेजरेबल प्रोग्रेस ऑन कोलंबोज कमिटमेंट ऑफ ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन। तो उसके रिगार्डिंग आपको पता है कि तमिल का जो इशू चलता रहता है, और उस इशू के रिगार्डिंग श्रीलंका का जो तमिल के इशू है, श्रीलंकन तमिल्स का जो इशू है उसके रिगार्डिंग अपनी वॉइस को रेज किया है इंडिया ने यूएन के अंदर। थोड़ा इमेज ब्लड है तो इस टॉपिक को हम या इस न्यूज़ को हम आगे बाद में डील कर लेंगे कभी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे लिखा रखा है कि इंडिया मेड दिस स्टेटमेंट एट द 51 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इन जिनेवा, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट न्यूज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, जयशंकर जी क्या बोल रहे हैं, इंडिया कैन बी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। तो आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर होते हैं और जो 10 मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट जो मेंबर होते हैं उनके रिगार्डिंग सब आपको पता है, ठीक है। तो मैं इसके रिगार्डिंग और बात कर लेंगे हम। तो इंडिया हैज़ ए पावर, है ना, इंडिया हैज़ ए पावरफुल केस टू बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बोल रहे हैं जयशंकर जी। एंड इट मस्ट अडेप्ट टू द इवॉल्विंग ग्लोबल कंडीशंस, ये हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। क्यों है इंडिया को पावरफुल, यदि इसको बताया जाए तो देखो इकोनॉमी वाइज भी इंडिया जो है लगभग
5वें 6ठे 7वें नंबर मतलब मेनली 6ठे 7वें नंबर पे चलता रहता है। तो इकोनॉमिकली भी हम काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कंट्री है ना। 6ठे 7वें नंबर पे यदि हम हैं तो 190 प्लस जो कंट्रीज हैं उनमें से। साथ में ही सबसे बड़ा जो एक मतलब की पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा चंक ऑफ द पॉपुलेशन को तो कम से कम रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए यूएन के अंदर। तो ये बैकिंग, ये सपोर्टिंग पॉइंट्स है एक तरह से इंडिया के, जो यूएन की परमानेंट सीट के लिए बैकिंग करते हैं इंडिया की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं थोड़ा यूएनएससी के रिगार्डिंग क्या है यूएनएससी एंड अबाउट एवरीथिंग, है ना। तो सिक्योरिटी काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूएन चार्टर इन 1945। इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि 6 जो ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ओके, प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखते हैं द काउंसिल हैज 15 मेंबर, 15 मेंबर होते हैं इस काउंसिल के पास, सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम आपको याद रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है एंड यूके है। तो वोटिंग पावर्स का क्या हिसाब है वो देखिए यदि हम, तो देखो वीटो मिला हुआ है जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनको, तो मतलब उनका तो कंसेंट चाहिए ही चाहिए, उनकी तो हामी चाहिए ही चाहिए, उनको तो हाँ करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा ओवरऑल जो पूरा देखा जाता है तो उसमें 9 मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि नॉन परमानेंट में से 4 मेंबर और आ जाएं यदि, तो इस तरह से यदि होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वोटिंग पावर होती है। आगे अब हम देखते हैं लंपी स्किन डिजीज के रिगार्डिंग पीएम मोदी जी कुछ बोल रहे हैं। सेंटर इज ट्राइंग टू कर्ब द लंपी स्किन डिजीज। तो अभी वो गए हुए थे ग्रेटर नोएडा के अंदर। मोदी वाज इनोगेटिंग द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट इन ग्रेटर नोएडा। तभी उन्होंने लंपी जो स्किन डिजीज है उसके रिगार्डिंग बोला है, सेंटर इज ट्राइंग टू कर्ब द लंपी स्किन डिजीज। तो इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं कि लंपी स्किन डिजीज है क्या ये, तो कॉजेज क्या हैं इसके। तो एलएसडी इज कॉज बाय द इन्फेक्शन ऑफ कैटल, तो इन्फेक्शन ऑफ कैटल और वाटर बफेलो विद द पॉक्स वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस LSDV। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग द मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 10% है। लंपी जो स्किन डिजीज वाज फर्स्ट सीन एज द एपिडेमिक इन जाम्बिया इन 1929। तो इसकी हिस्ट्री देख लो आप, जाम्बिया के अंदर एपिडेमिक के तौर पे 1929 में सबसे पहले लंपी स्किन डिजीज देखी गई थी। इनिशियली इट वाज थॉट टू बी द रिजल्ट ऑफ द आइदर पॉइजनिंग और हाइपर सेंसिटिविटी टू इंसेक्ट्स बाइट्स। जो इंसेक्ट्स की बाइट होती है, इंसेक्ट्स की बाइट्स के लिए एक तरह से हाइपर सेंसिटिविटी या आइदर पॉइजनिंग के तौर पे इसको स्टार्टिंग में देखा गया था। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है वो देखें हमें दी। तो लंपी स्किन डिजीज इज प्राइमरली स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स बाय बाइटिंग इंसेक्ट्स। ठीक है, वेक्टर्स के थ्रू सच एज द मॉस्किटोज एंड बाइटिंग फ्लाइज के थ्रू, इस तरह से होता है ना। अब सिम्टम्स वगैरह देख लेते हैं थोड़ा। प्राइमरली जो होता है कंसिस्ट ऑफ फीवर होता है, फ्लूइड एक्सक्रीशन होता है फ्रॉम द आइज ऑफ एंड नोज। तो फ्लूइड का एक्सक्रीशन होने लगता है नोज से और आई से, और फीवर होने लगता है, और उसके अलावा ड्रिबलिंग ऑफ स्लाइवा होने लगता है फ्रॉम द माउथ एंड ब्लिस्टर्स ऑन द बॉडी होने लगते हैं। द एनिमल स्पॉट्स ईटिंग एंड फेसेस प्रॉब्लम। ठीक है, सॉरी द एनिमल स्टॉप्स ईटिंग, एनिमल्स खाना बंद कर देते हैं, एंड फेसेस प्रॉब्लम वाइल च्यूइंग और ईटिंग और रिजल्टिंग इन रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, सभी सिम्टम्स होते हैं एक तरह से ना। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस डिजीज कवर्ड अंडर द, वैक्सीनेशन के अंदर इसको कवर किया गया है। क्यों, कौन से वैक्सीनेशन के अंदर, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। तो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो इंडिया का है उसके अंदर इसके वैक्सीनेशन को इंश्योर किया गया है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट द डिजीज इज कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम। तो इसको लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसको अच्छे से आपको देख लेना है। देयर आर नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग, यहाँ पे कोई एंटीवायरल ड्रग स्पेसिफिक है नहीं इसके लिए, है ना, ट्रीटमेंट के लिए, लंपी स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज सपोर्टिव केयर ऑफ द कैटल। तो एकमात्र केवल जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है सपोर्टिव केयर की जाए कैटल की। दिस कैन इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, है ना, ये स्किन की ट्रीटमेंट को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वाउंड वगैरह कोई हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के ऊपर स्प्रे वगैरह किया जाए, मतलब वाउंड वगैरह के ऊपर, घाव वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो वुंड वगैरह जो है वाउंड के ऊपर, घाव के ऊपर एक तरह से स्प्रे किया जाए, है ना। एंड यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शंस एंड न्यूमोनिया। एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स कैन बी यूज टू कीप अप द एपेटाइट। तो ये सभी चीज़ें हैं मतलब जिनके थ्रू की इलाज किया जा सकता है। वैसे कोई परमानेंट अवेलेबल इसका एक मतलब इसके बारे में बता रखा है कि दिस कैन इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन वगैरह वगैरह। द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल इज सपोर्टिव केयर ऑफ द कैटल। तो सपोर्टिव केयर ऑफ द कैटल ही केवल एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये लंपी स्किन डिजीज के रिगार्डिंग बताया हुआ है, जो मैंने सारी चीज़ें सिम्टम्स से लेके, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट से लेके, और कॉजेज क्या होते हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सभी चीज़ों की हमने बात कर ली है लंपी स्किन डिजीज के रिगार्डिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो स्टेट्स टोल्ड टू इम्प्लीमेंट अडॉप्शन रूल। तो हमने इसके रिगार्डिंग काफ़ी बड़ा एक अपने आप में एडिटोरियल एनालिसिस किया था प्रीवियस डे या प्रीवियस डे कुछ ऐसे ही है ना। तो उसमें अब यहाँ पे बोला जा रहा है, तो इसमें हमने पूरा ही जान लिया था अच्छे से कि क्या अमेंडमेंट हुए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, अब क्या प्रोविजन 1 सितंबर 2022 से लागू होने वाले हैं। और स्टेट्स एक तरह से मतलब स्टेट्स को
इनको इम्प्लीमेंट करने के ऑर्डर दिए गए हैं। स्टेट टोल्ड टू इम्प्लीमेंट अडॉप्शन रूल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, उन सभी के रिगार्डिंग हमने काफ़ी अच्छे से बात कर ली थी। थोड़ा सा समराइज मैं इसको कर दूँ तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, उन्होंने रिटर्न में स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया है और उनको इमीडिएटली बोला गया है इंप्लीमेंट करने के लिए जो रिवाइज अडॉप्शन रूल्स है उनको, ठीक है। और अब आपको बताइए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके पास पावर आ चुकी है कोर्ट की तुलना में, अब वही है जो मतलब कि उसके लिए अथॉरिटी बन चुके हैं अडॉप्शन के चीज़ों का रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द इंस्ट्रक्शंस कम डेस्पाइट, तो काफ़ी सारे कंसर्न्स रहे, उसके बाद भी ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं। और कंसर्न्स क्या रहे थे आपको पता ही है कि रेज ओवर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द डीएम्स इन सिविल मैटर सच एज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन के अंदर जो है वो जो इसके रिगार्डिंग कंसर्न्स वगैरह क्रिएट किए गए थे उसकी पूरी की पूरी बात हमने कल लास्ट जो हमारे जो एडिटोरियल था पिछले दिन का, उससे पिछले दिन का, उसमें हमने देख लिया, तो आप वहाँ पे जाके इसको कॉम्प्रिहेंसिवली समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड रोहिंग्यन स्टे इम्पैक्ट बांग्लादेश स्टेबिलिटी, तो जो काफ़ी लंबा एक रोहिंग्या का इशू है, काफ़ी लंबे टाइम से वो एक तरह से शेल्टर में रह रहे हैं और वो सब कुछ चल रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ पे शेख हसीना जी इस बात को बोल रही हैं जब वो मीटिंग कर रही हैं किनके साथ, 24 कंट्रीज़ की मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ। तो बोल रही हैं कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर सेड ऑन मंडे दैट द प्रोलॉन्ग्ड स्टे ऑफ ओवर मोर देन 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज रह रहे हैं क्राउडेड कैंप्स के अंदर इन कंट्री के अंदर, तो वो एक सीरियस इशू हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए। अपार्ट फ्रॉम देयर ऑन मिजरीज देयर प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस इज कॉजिंग ए सीरियस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ बांग्लादेश। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सेड इट द ओपनिंग ऑफ द 3-day मीटिंग ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल्स फ्रॉम 24 कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये न्यूज़ हमारी हो गई है। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज पर्वत प्रहार के बारे में। तो ये पर्वत प्रहार एक्सरसाइज क्या है, कंटेक्स्ट क्या है इस एक्सरसाइज का, तो द एक्सरसाइज विच वाज हेल्ड इन लद्दाख। तो पर्वत प्रहार जो एक्सरसाइज है वो लद्दाख के अंदर हुई है, लद्दाख प्लेटू पे, एंड एल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट, 14,000 फीट के जो एल्टीट्यूड के ऊपर ये एक्सरसाइज की गई है, ठीक है। यूज न्यूली इंडक्टेड ऑल टेरेन व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेड बाय चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स। तो चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स का आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या किया है, यूज न्यूली इंडक्टेड ऑल टेरेन व्हीकल ट्रांसपोर्टेड बाय चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स एंड K9 वज्रा, ठीक है। तो K9 वज्रा के द्वारा अमंग अदर्स ये सभी चीज़ें रही आगे, है ना। साइमल्टेनियसली ऑन द वेस्टर्न फ्रंट की हम बात करें तो एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक कल्मिनेटेड विद ए, तो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक जो हुई है ना वो कल्मिनेटेड हुई है विद ए फायर पावर डिस्प्ले ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर सपोर्टिंग डीप ऑपरेशंस बाय स्ट्राइक कॉर्प्स, ठीक है। तो स्ट्राइक कॉर्प्स के द्वारा ये सब कुछ हुआ है, तो इसको आपको याद रख लेना है एक्सरसाइज पर्वत प्रहार क्या है इसके रिगार्डिंग, है ना। अब हम देखते हैं अगला दिखाया हुआ है UWAIS, ये क्या है इसको देखते हैं ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ MOHUA, कौन सी मिनिस्ट्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, विच हेल्प्ड फ्रॉम नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, विच हेल्प फ्रॉम नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है वहाँ से हेल्प मिल रही होगी, हैज़ लॉन्च द अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो ये पूरा जो फुल फॉर्म है इसकी अर्बन वाटर बॉडी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक पोर्टल इन्होंने प्रोवाइड किया है, सैटेलाइटिंग इमेज ऑफ द वाटर बॉडीज फॉर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग इन द सिटीज। तो अब इसमें और भी क्या है, स्टार्टअप सेलेक्टेड अंडर द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। तो इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज के अंदर जो स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है विल बी प्रोवाइडेड विद द फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 20 लाख ईच, है ना। तो 20 लाख का सपोर्ट दिया जाएगा हर स्टार्टअप को जिसको कि सिलेक्ट किया गया है इंडिया वाटर स्किल स्टार्टअप चैलेंज, इंडिया वाटर पिच पायलट स्किल स्टार्टअप जो चैलेंज है इसके अंदर सेलेक्ट किया गया है। जिन स्टार्टअप्स को उनको 20 लाख तक का एक तरह से क्या दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा। वर्क फॉर वाटर मैनेजमेंट एंड रिजुविनेशन, वाटर के मैनेजमेंट और रिजुविनेशन के काम के लिए। तो ये इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है ना, ज़्यादा हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं किसी एग्जाम में आ जाता है तो आपको थोड़ा याद रख लेना है। MOHUA के अंदर ये आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, तो उसको देखते हैं हम। ग्रेट G20 पावर ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इंडिया के सामने जो आने वाला समय है, इंडिया का जो पूरा हम बोल सकते हैं फॉरेन अफेयर्स जो है, हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है, ठीक है, उसमें हम किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्या रहेगा, एक तरह से पूरा मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है, क्योंकि काफ़ी जल्दी हम जो है SCO की समिट को भी हेल्ड करने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर में,
एंड सेम पॉइंट ऑफ द टाइम हम आई थिंक G20 को भी देखेंगे अभी इसी एडिटोरियल के अंदर कि क्या G20 की समिट भी हो सकती है इंडिया के अंदर, होगी अभी हम देखते हैं इसके अंदर। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सीन रहने वाला है, देखते हैं कि क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। इंडिया विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू अज्यूम सेंटर स्टेज इन सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। सितंबर काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक मंथ है इंडिया के डिप्लोमेट्स कैलेंडर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 और 6 तारीख को न्यू दिल्ली के अंदर सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है, ठीक है। और जो कि सीनियर ऑफिसर्स किसके थे, क्वेड के। और क्वेड के अंदर कौन कौन कंट्रीज आती है, इंडिया आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, जापान आती है, यूएसए आती है। तो इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी 5 और 6 सितंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी अच्छी मीटिंग हो गई है। साथ ही साथ में हमारा 2+2 जो फॉरेन डायलॉग जो है, जो कि जापान के साथ इंडिया जापान 2+2 जो है फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर जिसमें पार्ट लेते हैं टोक्यो के अंदर, वो भी हो रहा है, ठीक है। और वो कुल मिला के 8 सितंबर को, ठीक है, हुआ है। तो ये दो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हो ही गई है। साथ ही साथ में आपको काफ़ी अच्छे से पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो उनकी शेड्यूल्ड टू अटेंड है ना, इज शेड्यूल्ड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन समरकंद उज्बेकिस्तान, जिसके हम रेगुलर से ही बातें करते आ रहे हैं, डेली वो न्यूज़ के अंदर चल रही है बात। तो ये 15 और 16 तारीख को होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक मंथ है पूरा सितंबर का जो मंथ है, किसके लिए, ये डिप्लोमेटिक कैलेंडर के तौर पे काफ़ी हेक्टिक मंथ रहने वाला है इंडिया के लिए। दिस विल बी द फर्स्ट इन पर्सन समिट ऑफ द SCO सिंस द कोविड-19 पैंडेमिक, इसके बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक्चुअली में SCO है एक तरफ, तो एक तरफ क्वेड है, और दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और इंडिया दोनों में कॉमन है। तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अब ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि कितनी डेलिकेटली हम यहाँ पे प्ले करते हैं और कितने अच्छे से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उसके रिगार्डिंग आगे भी बताया गया है, ठीक है। और जो ये विजिट रहने वाली है विल बी वॉच क्लोजली बाय द वेस्ट एंड बाय इंडियाज क्वेड पार्टनर। तो जो विजिट रहने वाली है उसको क्वेड पार्टनर और वेस्ट बहुत ही करीबी से, और बहुत करीबी से नहीं लेकिन बहुत ध्यान से देखने वाला है। क्यों? बिकॉज इंडियाज एंगेजमेंट विद रशिया, प्रेसिडेंट जो पुतिन जी हैं उनके साथ, और रशिया वॉर इन यूक्रेन कंप्लीटेड मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अभी जो सिनेरियो चल रहा है, और रशिया और चाइना जिस तरह से पास में आ रहे हैं, चाइना जिस तरह से पूरा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है एक तरह से, और इंडिया क्वेड के अंदर भी है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा एक मतलब कि नज़र रहेगी, पैनी नज़र रहेगी एक तरह से हम बोल सकते हैं। एक काफ़ी ध्यान देंगे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो भी इस समिट के ऊपर काफ़ी ध्यान देने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है दिस इज द फर्स्ट टाइम, है ना, दिस विल ऑल्सो बी द फर्स्ट टाइम, ये पहला टाइम रहने वाला है जबकि मोदी जी विल मीट द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो कि हमने पहले भी बात की थी। जब से ट्रांसग्रेशन हुआ है पीपल्स लिबरेशन आर्मी का LAC के ऊपर 2020 के अंदर जो हुआ था, उसके बाद पहली बार ये मिल रहे हैं, शी जिनपिंग जी फेस टू फेस हो रहे हैं, मोदी जी और शी जिनपिंग जी जो है। तो इंडिया गवर्नमेंट हैज़ सेड इंडिया एंड चाइना विल टेक अप remaining issues along the LAC when the disengagement at patrolling point 15 in Gogra hot spring is completed। तो आगे फिर बात चल रही है therefore any contact with the Chinese leader will be significant। तो कोई भी कॉन्टैक्ट जो चाइनीज लीडर के साथ होने वाला है काफ़ी महत्व रखता है अपने आप में। इंडिया विल बी अज्यूमिंग रोटेशनल प्रेसिडेंसी ऑफ SCO एट द एंड। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट आ गया देखो यहाँ पे ना, इंडिया विल बी अज्यूमिंग द रोटेशनल प्रेसिडेंसी ऑफ द SCO एट द एंड ऑफ द समरकंद समिट। तो समरकंद की समिट के बाद में जो रोटेशनल प्रेसिडेंसी होती है SCO की, वो इंडिया के पास आ जाने वाली है। ऑन विल होल्ड इट टिल फॉर ए मतलब अगली साल 2023 सितंबर तक के लिए इंडिया के पास रहेगी ये, ठीक है। इट विल होल्ड द SCO समिट नेक्स्ट ईयर। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि SCO की समिट को अब इंडिया होल्ड करेगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, सॉरी होस्ट करेगा, ठीक है। तो होस्ट करेगा इसको ना। इट विल ऑल्सो प्रोजाइड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर दिसंबर 2022, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट विल ऑल्सो प्रोजाइड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2022। तो देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो हमारे साथ होने वाली है चीज़ें इंडिया के साथ। पहली बात तो हम अब SCO समिट को हमारे यहाँ इंडिया में होने वाली है, और 1 साल के लिए जो प्रेसिडेंसी जो रहेगी SCO की वो इंडिया के पास रहेगी। दिसंबर 2022 के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी प्रोजाइड करेगा इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी ओवर G20 की यदि हम बात करें ना, तो वो क्या है उसको देख लेते हैं। बट बिफोर डैट, लेकिन उससे पहले ही इन नवंबर 17th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट विल टेक प्लेस इन बाली। तो बाली में होने वाली है 17th जो G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट जो होगी वो। आफ्टर इंडोनेशिया इंडिया विल अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। देखो SCO की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है, UNSC की आने वाली है, ठीक है, दिसंबर में, एंड दिसंबर 2022 की जो रहेगी उसके लिए, है ना। और साथ ही साथ में जो है और G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फिर ये टाइम, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहेगी? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। इट इज रिलेटेड टू होस्ट सेवरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स होंगी, बहुत कुछ होने वाला है। G20 हेड ऑफ द स्टेट समिट नेक्स्ट ईयर, ठीक है, सब चीज़ें चलेंगी। तो इतनी सारी चीज़ें इंडिया के पास अभी आ रही हैं। बाई होस्टिंग द समिट ऑफ द G20 द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल
इकोनॉमिकल मल्टीलेटरल फॉर्म इंडिया विल हैव टू अपॉर्चुनिटी टू अज्यूम सेंटर स्टेट इन द प्रपोजिंग एंड सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा। कुल मिला के बात ये बताई जा रही है कि जब इंडिया G20 की समिट को हेल्ड करने वाला है तो कुल मिला के उसको इंडिया को अच्छे से उपयोग करना चाहिए और अच्छे से जो है एजेंडाज वगैरह को सेट करना चाहिए, डिस्कोर्स को सेट करना चाहिए और ये सभी जो प्रेसिडेंसी इंडिया की रहने वाली है उसको बहुत अच्छे से यूज में लेना है, क्योंकि जो G20 ग्रुप है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो G20 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप क्यों है? क्योंकि टुगेदर इट्स मेंबर रिप्रेजेंट मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP। तो एक साथ इसके जो मेंबर है 80% से ज़्यादा वर्ल्ड GDP को बताते हैं। 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है और 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन G20 के अंदर है। तो इससे आप समझ सकते हो G20 के महत्व को। तो इंडिया को जो मौका मिल रहा है प्रेसिडेंसी का, इसको अच्छे से भुनाना है, ये बात बताई जा रही है कुल मिला के राइटर के द्वारा। ठीक है, अभी जो सिनेरियो है काफ़ी खराब चल रहा है, लाइक चाइना के अंदर जो सब कुछ चल रहा है, चाइना ताइवान का जो इशू चल रहा है, यूक्रेन के साथ रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पैंडेमिक से भी हम लोग उभर रहे हैं और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इंडिया के अंदर खुद के अंदर भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो डोमेस्टिक इश्यूज भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसे के अंदर प्रेसिडेंसी मतलब कि इंडिया को जब G20 की मिल रही है तो उस मौके को अच्छे से बनाना है। बार बार राइटर इसी बात पे ध्यान दे रहे हैं और बताते हैं कि जैसे इंडोनेशिया के पास अभी प्रेसिडेंसी है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से और की जो पिलर्स है उसके ऊपर फोकस किया है। और इंडोनेशिया ने जिन की पिलर्स के ऊपर फोकस किया है अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर, वो पिलर्स है ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांसमिशन के ऊपर या ट्रांजिशन के ऊपर तो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं। या फिर फोकस किया है इंडोनेशिया ने अपनी जो प्रेसिडेंसी रही है उसके दौरान ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर के ऊपर ध्यान दिया है या फोकस करवाया है, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करवाया है। ठीक है, अब इंडिया को भी इसी टेम्पलेट को आगे यूज में लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एडिशनल करते हुए इसको G20 को काफ़ी अच्छे से यूज में लेना होगा। इंडिया कैन असर्ट इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। तो उनकी जो इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल लीडरशिप है उसको असर्ट कर सकता है इंडिया जब होस्टिंग करेगा G20 प्रेसिडेंसी की, बट इट विल हैव टू परफॉर्म ए डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि इंडिया को बड़ा ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया जो है, वन हैंड वी हैव द वेस्ट और नाटो है ना, जो नाटो है, G7 पार्टनर सेटिंग द एजेंडा, तो उनके साथ भी हमारे रिलेशंस काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी तरफ से हम SCO वगैरह के थ्रू एंड रीजनल ग्रुप्स के थ्रू चाइना से, रशिया से, इन सभी से जुड़े हुए हैं। तो दोनों ही फ्रंट से इंडिया जुड़ा हुआ है, तो इंडिया को बहुत ही अच्छे से डेलिकेटली परफॉर्म यहाँ पे करना होगा, ये राइटर बोल रहे हैं और कॉशियस कर रहे हैं एक तरह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जो रहने वाली है उसके रिगार्डिंग, मतलब है ना कि आपको जो हमारी डिप्लोमेटिक जो चीज़ें रहने वाली है उसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि आपको बड़ा ही डेलिकेटली काम करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों फ्रंट से जुड़े हुए हो। ठीक है, इस वजह से तो आगे बोलते हैं राइटर, साइमल्टेनियसली इट नीड टू बी प्रमोट इज स्पेसिफिक प्रायोरिटी रिलेटेड टू द डोमेस्टिक एंड रीजनल इशूज सच एज द इकोनॉमिक रिकवरी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और पेटेंट वेवर ऑन डायग्नोसिस, थ्योरेटिकल एंड वैक्सीन टू टैकल द कोविड-19 एंड टेररिज्म। तो मतलब ये जो डोमेस्टिक इशू हमारे हैं, ठीक है, और जो हमारे इंटरनेशनल इशूज हैं, और उन सभी के बीच में मतलब को हमको एक तरह से स्पेसिफिक प्रायोरिटीज़ को सेट करते हुए अच्छे से समिट को यूज में लेना है। कुल मिला के राइटर यही बोल रहे हैं यहाँ पे। और आगे राइटर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि G20 इज ए यूनिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन वेयर द, मतलब ज़्यादातर फोकस उनका G20 पे है ना, क्योंकि G20 अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है और साथ में SCO को भी इंडिया प्रेजाइड करने वाला है और दिसंबर 2022 के अंदर UNSC का भी प्रेसिडेंट को भी प्रेजाइड करने वाला है। लेकिन ज़्यादातर जो राइटर का फोकस है वो G20 पे है, क्योंकि G20 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और क्या महत्व है G20 का, जो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। तो G20 इज ए यूनिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन वेयर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव इक्वल स्टेचर। तो G20 एक यूनिक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जिसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्रीज का एक इक्वल स्टेचर है। वहाँ पर आगे राइटर बोलते हैं, इसमें एक पॉइंट ये भी बोला गया है राइटर के द्वारा कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है, तो डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का जो इश्यूज है, जो कंसर्न है, उनको भी अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान लाइमलाइट में रखना है। और ये जो है G20 की जो भी पूरी प्रेसिडेंसी रहेगी और जो फाइनल समिट होगी उसको कुल मिला के वेस्ट वर्ल्ड के जो एजेंडाज है, उनकी जो एस्पिरेशंस है ना वेस्टर्न वर्ल्ड की, उसकी तरफ ही नहीं ले जाना है या उनको ही फुलफिल नहीं करना है। जो लिस्ट डेवलप्ड या जो कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी इंडिया को साइड करना है, यहाँ पे उनको भी लाइमलाइट के अंदर लाना है इंडिया को। ठीक है, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक टेस्टिंग टाइम के तौर पे बताया जा रहा है। आपको पता ही है टेस्टिंग टाइम क्यों है, वो तो मैंने बता ही दिया है, क्योंकि इंडिया दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। द कमिंग मंथ्स विल बी ए टेस्टिंग टाइम फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, है ना, एंड डिप्लोमेसी एज द कंट्री prepares to host the G20 and SCO summits next year. India will be central in outlining key priority areas in ensuring that the forum does not remain just a talk shop. तो जो फॉर्म है, ये फॉरम जो है वो केवल टॉक शॉप ना रहते हुए वॉक शॉप बने। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और कुल मिला के मीनिंगफुल चीज़ें निकले, मीनिंगफुल एक्शंस हो, आउटकम्स हो, ये इंडिया को इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। ओनली दिस विल गिव क्रेडिबिलिटी टू इंडियाज पाइवेटल जो है रोल इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इंडिया का जो क्या स्टेचर रहने वाला है और कितना पाइवेटल रोल रहने वाला है,
ठीक है, उसको यही चीज़ें उसको क्रेडिबिलिटी देंगी। जब इंडिया इन चीज़ों को इंश्योर कर पाएगा, ठीक है, तभी जाके इंडिया की क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा हाई होगी। सो ये राइटर ने सब कुछ बताया है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग। तो इसी तरह से आज का हमारा जो इस एडिटोरियल के साथ आज का हमारा एनालिसिस खत्म होता है। आज एक ही ज़्यादा काम का एडिटोरियल था, वो मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये एडिटोरियल। अब हम प्रीलिम्स बूस्टर एसएनटी के कुछ कंसेप्ट को जान लेते हैं। प्रीलिम्स बूस्टर एसएनटी में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने जो कंसेप्ट है वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, ठीक है, तो ग्रेविटी एक तरीके का फोर्स है जिसके थ्रू की प्लेनेट जो होता है और जो अदर बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती हैं अपने सेंटर की ओर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स ऑल द प्लेनेट्स इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यही है जो कि सारे जितने भी प्लेनेट्स हैं उनको कुल मिला के क्या करता है, हेल्प करता है ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के चारों तरफ ऑर्बिट करने के अंदर। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटी, इसमें ये हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, एनीथिंग दैट हैज़ द मास ऑल्सो हैज़ ग्रेविटी। जिस भी चीज़ के पास मास होगा उसके पास ग्रेविटी भी होगी, सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट्स विद मोर मास उनके पास ज़्यादा ग्रेविटी होगी। और ग्रेविटी ऑल्सो गेट्स वीकर, जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो ग्रेविटी कम हो जाती है। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सारे के सारे, ठीक है। एंड द क्लोजर ऑब्जेक्ट आर टू ईच अदर द स्ट्रॉन्गर देयर ग्रेविटेशन पुल इज। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में होंगे उनका ग्रेविटेशन पुल उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो सब जगह प्रभावी होता है, हर जगह प्रभावी होता है इन एंटायर यूनिवर्स। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमिना। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो बहुत सारे फिनोमिनाज को एक तरह से एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है, जो कि विच वर बिलीव टू बी अनकनेक्टेड, जो कि स्टार्टिंग में अनकनेक्टेड फील होते थे, बिलीव किए जाते थे। लाइक कौन कौन से फिनोमिना है जिसको कि ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो फिनोमिनाज है जो फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, बल जो कि हमें धरती से मतलब कि कनेक्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन एंड टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। तो ये जितने भी डिफरेंट फिनोमिनाज है जिनके बारे में कि हमें पास्ट में पता नहीं था, उन सभी के बारे में बता देता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, सक्सेसफुली उनको एक्सप्लेन कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन्स के जो लॉज हैं उनको हम देखते हैं थोड़ा, जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है। तो न्यूटन जो हो गए है ना, ये काफ़ी बड़े बड़े कुछ साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी डिसरप्टिव किया है, एक तरह से हम बोल सकते हैं, सोसाइटी को बहुत कुछ प्रोवाइड किया है अपनी डिसरप्टिव थॉट्स के थ्रू, ठीक है। तो उनमें यदि नाम लिया जाए तो न्यूटन का नाम आना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। और यदि हम नाम लेना चाहें तो चार्ल्स डार्विन बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक नाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, ठीक है। और जो माइकल फेराडे थे उनका नाम भी काफ़ी बड़ा एक अपने आप में नाम है, ठीक है। तो ये जो है हिस्टोरिकली काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे, और भी इंडियन साइंटिस्ट भी हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन न्यूटन हुए, डार्विन हुए, इनके नाम काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, आइंस्टीन जो हुए उनके। तो यहाँ पे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को देख लेते हैं पहले। तो न्यूटन्स फॉर्मुलेटेड द वेल नॉन लॉज ऑफ मोशन। ही डिजाइंड एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टू कैरी आउट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को डिजाइन किया, किसके लिए, कैरी आउट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। तो इन्होंने लॉज के, है ना, मोशन, लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। ही इन्वेंटेड ए न्यू ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स कॉल्ड द कैलकुलस, ठीक है। अब देख लेते हैं फर्स्ट लॉ को, क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाई एन अप्लाइड फोर्स। जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा तब तक जो भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट की कंडीशन में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन यदि कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स रजिस्टर चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। सभी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर परिवर्तन को रजिस्टर करते हैं। मीन से बॉडी ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन इन एन अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन। जो भी चीज़ है, जो भी बॉडी है, जो भी मास है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो अनडिस्टर्ब्ड सिचुएशन के अंदर रहना चाहता है। इफ इट इन मोशन, यदि मोशन में है तो वांट टू रिमेन इन मोशन, और इफ इन रेस्ट देन वांट टू रिमेन इन रेस्ट। इसे बोलते हैं इनर्शिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं जड़त्व, ठीक है। तो जो चीज़ जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में, उसी सिचुएशन में रहना चाहती है, ठीक है। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं हम न्यूटन्स के। ये लॉ क्या बताता है, स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो सिंपल सी बात है, मतलब जो परिवर्तन होगा संवेग के अंदर, मोमेंटम के अंदर, वो प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। ये सेकंड लॉ बताता है। तो चेंज इन द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। थर्ड जो लॉ है वो क्या है, एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द स्टेटमेंट मीन्स दैट in every interaction there is a pair of forces acting on the two interactive objects. The size of the forces on the first object equal to the size of the forces on the second object. ये थर्ड जो है इसके बारे में बता दिया, एक्शन का रिएक्शन के रिगार्डिंग जो है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात आ रही है। नैनो टेक्नोलॉजी को हम देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं इसका। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, तो अंडरस्टैंड करना है बिहेवियर को, पार्टिकल्स के नैनो स्केल पे उनका कैसा बिहेवियर होता है। तो जनरली देखा गया है कि नैनो स्केल्स के ऊपर पार्टिकल्स का बिहेवियर बदल जाता है, तो उसको स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना ही नैनो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जो कि डायमेंशंस होती हैं जिस पार्टिकल की वो कितनी होती हैं, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होती हैं। वेयर यूनिक फिनोमिनाज इनेबल्ड नोवल एप्लीकेशंस, तो इसमें कुछ यूनिक फिनोमिना निकल के आते हैं जिससे नई एप्लीकेशंस की जा सकती हैं। ठीक है, उन किसकी, उन नैनोमीटर की, उस नैनोमीटर की, है ना। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंस है ये। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो। ठीक है, टाइप ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी की बात हम यदि हम करते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन हाउ दे वर्क। पहला तो क्या है, टॉप डाउन और बॉटम अप के हिसाब से डिवाइड किया गया है। एंड द मीडियम इन विच दे वर्क, ड्राई और वेट। तो अब देखते हैं इसको अच्छे से। तो डिसेंडिंग, टॉप डाउन क्या है, एट द नैनोमेट्रिक स्केल विच रेंजेस फ्रॉम 1 to 100 नैनोमीटर्स इन साइज, मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर्स आर, ठीक है, मिनिएचर्ड, है ना, ये क्या होगा, मिनिएचराइज्ड, है ना, मिनिएचराइज्ड कर दिया जाता है स्ट्रक्चर्स को। इन द मोस्ट कॉमन टू द डेट पर्टिकुलरली इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। हालांकि देखो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, आपको ध्यान रखना है, 2 अप्रोच होती है। हालांकि पेपर में कहीं आने वाली नहीं है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमें ये समझना है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है एक्चुअल में, ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, नैनो स्केल के ऊपर जो बिहेवियर होता है ना, मेटल्स का, वो चेंज हो जाता है। उस बिहेवियर की वजह से कुछ नॉवल फीचर्स, कुछ नए फीचर्स उसके अंदर आ जाते हैं। उनको कैसे यूज में लिया जाए, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, ठीक है, उनको कैसे यूज में लिया जाए, ये सभी जो चीज़ें हैं, या ह्यूमन वेलफेयर या फिर और भी जो भी काम है, ठीक है, उनके अंदर उसको कैसे यूज में लिया जाए, वही है नैनो टेक्नोलॉजी। और असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे बताया गया है ना। तो इसमें क्या बता रखा है बॉटम अप में, यू स्टार्ट विद नैनोमेट्रिक स्ट्रक्चर ए मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल एंड बिल्ड ए लार्जर मैकेनिज्म बाई ए माउंटिंग और सेल्फ असेंबलिंग प्रोसेस। तो इसमें मतलब नैनो से स्टार्ट करके असेंबल करते हुए बड़ा एक बनाना है जो ऑब्जेक्ट है वो। और यहाँ पे क्या किया था, तो यहाँ पे ये चल रहा है, इसमें बॉटम अप अप्रोच इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बॉटम अप अप्रोच हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी और वेट नैनो टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। एंटेज द यूज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स इन अ ड्राई स्टेट, इट यूज टू मेक स्ट्रक्चर दैट डोंट वर्क विद द ह्यूमिडिटी आउट ऑफ कोल, सिलिकॉन, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो जो कि मतलब ह्यूमिडिटी के साथ काम नहीं कर पाती हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनके रिगार्डिंग है ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना, वो ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी उनके रिगार्डिंग है, मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। वही वेट नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन वाटर सच एज जेनेटिक मटेरियल, मेम्ब्रेन, एंजाइम्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी एंड वेट नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, वेट नैनो टेक्नोलॉजी जो है बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन वाटर सच एज जेनेटिक मटेरियल, मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स। और वहीं पे ये क्या करता है, ड्राई नैनो टेक्नोलॉजी इंटेल्स द यूज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स इन ए ड्राई स्टेट। ठीक है, तो हमने देख लिया है पूरा का पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नैनो मटेरियल्स की बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है, पार्टिकल्स विद प्रैक्टिकल साइज लेस देन 100 नैनोमीटर आर कॉल्ड नैनो पार्टिकल्स। जिनकी प्रैक्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से कम है उनको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, आप इसमें देख लेते हैं कुछ नैनो पार्टिकल्स को। ग्राफीन को देखेंगे, कार्बन नैनो ट्यूब को देखेंगे। ये 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है नैनो पार्टिकल्स, है ना, या फिर नैनो पार्टिकल्स से बनी हुई जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें हैं, हम देखते हैं क्या है। ग्राफीन क्या है देखते हैं। तो कार्बन एटम्स आर ऑर्गेनाइज इन ए हनीकॉम्ब लाइक अरेंजमेंट। तो हनीकॉम्ब लाइक अरेंजमेंट होता है इसके अंदर कार्बन एटम्स का। ऑन ए 1 एटम थिक शीट ऑफ ग्राफीन, ऑन ए 1 एटम थिक शीट ऑफ ग्राफीन। तो 1 एटम थिक शीट ग्राफीन की होती है और हनीकॉम्ब लाइक अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे एटम्स होते हैं। ग्राफीन इज थॉट टू बी द वर्ल्ड्स थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंडक्टिव सब्सटेंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफीन, समझना आपको। ग्राफीन जो है वो समझा जाता है वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इलेक्ट्रिकली एक्टिव एंड थर्मली कंडक्टिव। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मली जो कंडक्टिव सब्सटेंस के तौर पे देखा जाता है ग्राफीन को। ठीक है, और ग्राफीन की स्ट्रक्चर कैसी हो रही है उसके बारे में, स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में हमने बात कर ली है।
ग्राफीन इज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस एंड इट कैन बी यूज टू मेक अदर मटेरियल स्ट्रॉन्गर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्राफीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर और दूसरे मेटल्स को भी स्ट्रॉन्ग करने में इसको यूज में लिया जा सकता है। ग्राफीन इज द मोस्ट हीट कंडक्टिंग मटेरियल एवर डिस्कवर्ड बिकॉज ग्राफीन इज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड लाइट। इट इज एन एक्सलेंट मटेरियल फॉर हीट स्प्रेडिंग एप्लीकेशंस like heat sinks and heat dissipation films। ग्राफीन की बहुत ही सारे यूज है मतलब कुल मिला के, है ना, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मटेरियल है। ग्राफीन इज ए प्रॉमिसिंग मटेरियल फॉर यूज इन बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन के अंदर हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशियो आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक क्यूब है ना, यदि इस क्यूब को मैं वॉल्यूम देखूंगा और सरफेस एरिया में देखूंगा, ठीक है, अभी इसी क्यूब को मैं 1000 स्मॉल क्यूब्स में बांट दूंगा, ठीक है, बहुत ही नैनो कर दूंगा, बहुत ही नैनो कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो आप देखोगे, अब पहले वाले क्यूब में इसमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशियो होगा आपका, ठीक है, उसको देखोगे तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है। अब इसको काफ़ी काट दिया, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम जो रेशियो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा नैनो स्केल के ऊपर। और इस एप्लीकेशन का मल्टीपल यूज है, इस एप्लीकेशन के बहुत ज़्यादा यूज है इस एप्लीकेशन के, है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो सरफेस टू एरिया वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो ज़्यादा होता है, और इस फिनोमिना को भी इसको काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सुपर कैपेसिटर्स बिकॉज, है ना। और मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का ज़्यादा होना नैनो पार्टिकल्स के अंदर, जो कि ग्राफीन में भी पाया जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे उपयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स की बात करते हैं। तो CNTs जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स आर क्या है, ये क्या है, सिलेंडर शेप्ड मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ रोल्ड अप, ठीक है, सिंगल, एक तरह से बोल सकते हैं लेयर कार्बन एटम शीट है ये एक तरीके से, है ना। तो इसमें देखो आपको दोबारा समझना है, कार्बन नैनो ट्यूब्स आर सिलेंडर शेप की होती हैं और मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ रोल्ड अप, तो ये ग्राफीन की शीट को ही रोल्ड अप करके और सिंगल मतलब कार्बन नैनो ट्यूब जैसी बातें यहाँ पे बता रहे हैं। इस तरह से आप कुछ थोड़ा समझ सकते हो, है ना। सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स क्या है, हैव ए डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर। तो सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स, अब मतलब इसको सब डिवाइड कर रहे हैं हम कार्बन नैनो ट्यूब्स को, इसमें है सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स SWCNT। ये क्या होता है, हैव ए डायमीटर ऑफ लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम का इनका डायमीटर होता है। यदि मैं डायमीटर की बात करूँ, यदि मैं इस ट्यूब को बना रहा हूँ और यदि मैं डायमीटर की बात कर रहा हूँ, तो ये 1 नैनोमीटर से कम होता है ये पूरा ये डायमीटर जो है, ठीक है। और आगे क्या बता रखा है, वहीं पे मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब जो होती हैं हैव डायमीटर ऑफ मोर देन 100 नैनोमीटर, इनका डायमीटर 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। एंड मेड ऑफ द मल्टीपल कॉन्सेंट्रिकली जो इंटरकनेक्टेड नैनो ट्यूब्स होती हैं उससे ये बनता है, जो आपका मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब होता है वो। देयर लेंथ माइट रेंज फ्रॉम ए फ्यू माइक्रोमीटर टू मिलीमीटर्स, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, है ना। तो इट कैन बी यूज इन डाइवर्स फील्ड्स लाइक हेल्थ सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर फील्ड, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही ज़्यादा उपयोग है नैनो टेक्नोलॉजी के, काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। कभी और जब मौका मिलेगा तो इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम डील कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसी के साथ आज का हमारा जो DNA एनालिसिस है एंड प्रीलिम्स बूस्टर SNT खत्म होता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।